नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरेरा कॉलोनी भोपाल से हूँ। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम हिंदी गद्य खंड से कक्षा 11 में गलता लोहा कहानी पढ़ेंगे। बच्चों आज हम गलता लोहा कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। गलता लोहा कहानी शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को हम प्रस्तावना के रूप में या भूमिका के रूप में समझ लेंगे। गलता लोहा कहानी व्यक्ति के किसी न किसी मनोभावों को व्यक्त करती है। एक सामान्य वर्ग के निर्धन बालक की प्रतिभा को सही दिशा नहीं मिल पाती है और वह अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लेता है। यह कहानी सिर्फ कहानी के नायक मोहन की ही नहीं है, बल्कि आज के हर सामान्य युवा वर्ग की भी है। निर्धनता, विवशता, साधनों की कमी, परिस्थितियां उसे उस मनोदशा तक पहुंचा देती हैं कि स्वयं का जातीय अभिमान प्रतीकात्मक और यथार्थ को वह बेईमानी हो जाता है। उसका जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है। इस कहानी के अंदर प्रतीकात्मकता है, यथार्थता है। इसमें बालक प्रतिभा संपन्न है। हर स्थिति में उसकी निपुणता ही मुखरित होती है। जिस प्रकार आग में गलता हुआ लोहा कोई भी आकार धारण कर लेता है, लेकिन उसके नैसर्गिक गुण यथावत बने रहते हैं, उसी तरह से मोहन है। वह हर स्थिति से संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। उसमें कुलीनता के गुण यथावत बने रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि मोहन जो बालक है, इस कहानी का मुख्य पात्र है, वह हर तरह से संघर्ष करता है। उसका जो कुलीन वर्ग में पैदा होना उसके लिए दुश्वार हो जाता है। अब बच्चों हम शेखर जोशी जी जो कहानीकार हैं, आधुनिक कहानीकार के रूप में हम इन्हें जानते हैं, हम इनके साहित्यिक परिचय को पढ़ेंगे। साहित्यिक परिचय में बच्चों पहले भी बताया है कि हम जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में संक्षेप में जानते हैं और उनकी जो भाषा है, शैली है या साहित्य में स्थान है, तो उनके वर्ण विषय के आधार पर हम इन्हें उनके वर्ण विषय के आधार पर किस तरह की भाषा शैली रही है उसको हम बताते हैं। साहित्य में स्थान, जिस तरह से वो कहानीकार हैं, तो वो कहानीकार के रूप में हम उनकी पहचान साहित्य के स्थान में बताएंगे। सबसे पहला है परिचय। इनका जन्म अल्मोड़ा जनपद के औजिया नामक ग्राम में 1932 में हुआ था। इनकी शिक्षा अजमेर और देहरादून में हुई। सम्मान, बच्चों इन्हें कई तरह के सम्मान प्राप्त हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा आचार्य महावीर प्रसाद सम्मान 1987 में मिला, साहित्य भूषण सम्मान 1995 में तथा पहल सम्मान 1997 में प्रदान किया गया। निधन 20 जुलाई 2019 में आपका निधन हो गया। साहित्यिक रचनाएं, कोशिका, घटवार, साथ में लगे लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद आदि है। आपकी कहानियों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, चेक, रूसी, पोलिश और जापानी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। भाषा शैली, इनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है तथा यथार्थ के अत्यंत निकट हैं। इनकी भाषा में शब्दों का आडंबर नहीं मिलता। बच्चों ये नए कहानीकार हैं, इसलिए इनकी रचनाएं नई कहानी आंदोलन के अंतर्गत है और प्रगतिशील पक्ष का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। इनकी भाषा सीधी, सपाट और सहज है, जो निम्न और मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इनकी शैली वर्णात्मक है, व्यंग्यात्मक है, विवरणात्मक है तथा साथ ही साथ
भावात्मकता भी इनकी शैली की विशेषता है। इनकी कहानियों में व्यंग्यात्मकता का तो अभाव है, परंतु समाज के बनावटीपन पर इनका अप्रत्यक्ष व्यंग्य भी है। अब आता है साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के बीच उभरी प्रतिभाओं में शेखर जोशी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी कहानियां नई कहानियों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। अब बच्चों आता है गलता लोहा कहानी का पाठसार। हम इसे निम्न बिंदुओं के आधार पर समझेंगे और कहानी का कथानक जो है हम संक्षेप में जान लेंगे। गलता लोहा कहानी शेखर जोशी की एक सामाजिक कहानी है जो एक पूरे कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। एक सामान्य पुरोहित परिवार जिसका भरण पोषण बहुत मुश्किल से होता है, जहां सुविधाओं का अभाव है किंतु प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इस कहानी का पात्र मोहन है जो संपूर्ण सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कहानी के प्रारंभ में मोहन अपने पुराने दोस्त धनराम के पास हंसिये में धार करवाने जाता है। दोनों ही अपने बचपन की याद ताजा करते हैं। अपने मास्टर जी त्रिलोक सिंह के कथन को याद करते हैं। उनका कथन था, मोहन एक दिन बड़ा होकर बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। दोनों मास्टर जी की डंडी को भी याद करते हैं। धनराम से मास्टर जी ने कहा था, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। तो इस तरह से दोनों ही बच्चे, दोनों ही दोस्त, दोनों ही मित्र अपने बचपन की यादें ताजा करते हैं। इस तरह से कहानी का प्रारंभ होता है और कहानी आगे बढ़ती है। मोहन प्रारंभ से ही कुशाग्र बुद्धि का था। धनराम पढ़ने में कमजोर था। आने वाले समय में तो धनराम को अपनी पैतृक विरासत ने ही संभालनी थी, अतः वह तीसरे दर्जे तक ही पढ़कर रह गया। मोहन को प्राइमरी स्कूल के बाद पढ़ने के लिए नदी पार करके 4 मील जाना होता था और मोहन के पिता बंशीधर उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। यहाँ से मोहन के जीवन में एक नया मोड़ आता है। एक बार गांव में रमेश बाबू आते हैं जो पुरोहित की बिरादरी के हैं, अर्थात मोहन के पिता और रमेश बाबू दोनों ही एक ही जाति के हैं और जाति का संबंध है। वो मोहन के गांव में आते हैं, मोहन को अपने साथ लखनऊ पढ़ाने के लिए ले जाते हैं। इधर बंशीधर मोहन की पढ़ाई लिखाई की तरफ से बेफिक्र हो जाते हैं। यहाँ से मोहन के जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाता है। मोहन जैसे ही बाहर पहुंचता है तो मोहन घर की महिलाओं के अतिरिक्त आस पड़ोस की महिलाओं के हाथ बटाने का साधन मात्र होकर रह जाता है। रमेश बाबू संपन्न थे और मोहन गरीब पुरोहित का बेटा था, अतः उसकी हैसियत नौकर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं थी। मोहन रमेश की मानसिकता को समझता है और वह परिस्थितियों से समझौता कर लेता है और साधारण स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है। अगले पैराग्राफ में हम बताएंगे कि पहले वह घर और स्कूल में व्यस्त रहता है। उसे 2-3 वर्ष बीत जाते हैं और कुछ कमाई के उद्देश्य से किसी कारखाने में मोहन काम करने लगता है। रमेश यहाँ बंशीधर से हमेशा झूठ बोलते थे कि वह सेक्रेटेरिएट में यानी सचिवालय में नियुक्त हो गया है। मोहन अपने गांव लौट चुका है और वह हंसिये में धार करवाने अपने बचपन के मित्र धनराम के यहाँ आता है। मोहन लोहे की छड़ को आग में पिघलाकर गोल करने का प्रयास करता है और असफल भी हो जाता है।
फिर मोहन दूसरे एंगल से छड़ को पकड़ता है। धनराम उस पर नपी तुली चोट करता है और छड़ को गोलाई में बदल देता है। दोनों के बीच में, दोस्तों के बीच में कोई स्पर्धा नहीं थी और ना ही कोई जीत हार का भाव था। बचपन से ही मोहन प्रतिभा संपन्न और कुशाग्र बुद्धि का बालक था। कहानी के अंत में भी मोहन अपनी बहुमुखी प्रतिभा का ही परिचय देता है। तो बच्चों, आप समझे होंगे कि मोहन अपनी परिस्थितियों से लड़ता है। एक रमेश बाबू उसे दूसरी जगह ले जाते हैं, लखनऊ ले जाते हैं और साधारण स्कूल में वो पढ़वाते हैं और मोहन घर के कामकाज में ही हाथ बटाता रहता है और उसकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है। यानी उसकी सही परिस्थितियां ना होने के कारण, कोई साधन संपन्न ना होने के कारण उसकी बुद्धि और योग्यता कुंठित होकर रह जाती है और वह कुछ शिक्षा दीक्षा अपने हिसाब से प्राप्त करता है। लेकिन उसके अंदर जो प्रतिभा है, निपुणता है, उसमें वह यथावत बनी रहती है। जिस तरह से गलता हुआ पिघला हुआ लोहा किसी भी रूप को धारण कर लेता है, उसी तरह से मोहन भी अपनी प्रतिभा संपन्न है और वह हर कार्य में निपुण है। जब वह धनराम की सहायता करता है एक छड़ को गोल करने में, तो वह सही एंगल से पकड़ता है और धनराम उस पर चोट करता है और गोलाई में छड़ हो जाती है। इस तरह से ये कहानी संक्षेप में बच्चों आपने सुनी। अब हम आगे इसके पाठ के अंतर्गत आए हुए शब्दों के अर्थ को जानेंगे। पहला दिया है निहाई, एक प्रकार का लोहे का टुकड़ा जिस पर लोहे को पीटा जाता है, यानी जिस पर रख के हम लोहे को सीधा करते हैं वह टुकड़ा। अनायास, बिना प्रयास के या अचानक। अनुगूंज, प्रतिध्वनि। निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास। रुद्री पाठ, शंकर जी की आराधना। भौंकनी, आग दहकाने के लिए बांस की नली। संटी, पतली डंडी। तो बच्चों, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, पहले हम उन्हें देखेंगे और समझेंगे और बच्चों अपनी पुस्तक कॉपी कलम निकालकर इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे। पहला प्रश्न दिया है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? उत्तर है, धनराम नीची जाति का लोहार परिवार का बालक था, जबकि मोहन ऊंची जाति का कुलीन ब्राह्मण परिवार से था। धनराम जानता था कि वह निम्न जाति का है और आगे चलकर उसे लोहार का ही काम करना है, ऐसे भी उसका पढ़ाई में मन नहीं था। मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन की तारीफ करते थे और कहते थे कि मोहन स्कूल का नाम रोशन करेगा। इन सब बातों से धनराम स्वयं से मोहन को श्रेष्ठ मानता था, इसलिए वह प्रतिस्पर्धा नहीं रखता था। दूसरा प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय क्यों कहा? उत्तर है, मोहन पढ़ाई के लिए अपने गांव से दूर एक नई उम्मीद के साथ शहर गया था। उसको लखनऊ में रमेश के घर में एकदम बदले हुए तेवर दिखाई दिए। जीवन को उसको स्वीकार भी करना पड़ा। गांव में पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन जब वह उसके सामने नए रास्ते खुले तो वह बहुत ही संघर्षमय थे। वह रमेश के घर नौकर बनने पर विवश हो गया था। एक बालक के उज्जवल भविष्य के स्थान पर उसका जीवन कुंठित होकर रह जाता है और आत्मनिर्भर बनने के लिए कारखाने में काम तलाशने लगता है। इसलिए लेखक ने मोहन के जीवन को नया अध्याय कहा है। बच्चों, कुछ सीबीएसई पैटर्न में अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें एक कथन होता है और उसी के आधार पर कुछ प्रश्न होते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न वैसा ही है। निम्नलिखित वाक्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कथन दिया है, बिरादरी का यही सहारा होता है। तो इसके अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, किसने किससे कहा? दूसरा प्रश्न है, किस प्रसंग में कहा गया? तीसरा है, किस आशय से कहा? चौथा प्रश्न है,
क्या इस वाक्य का आशय कहानी में स्पष्ट हुआ? तो पहला प्रश्न था, यह कथन किसने किससे कहा? तो यह कथन मोहन के पिता बंशीधर ने अपने ही जाति भाई संपन्न युवक रमेश से कहा। अर्थात मोहन के पिता बंशीधर ने रमेश से यह कथन कहा था कि बिरादरी का यही सहारा होता है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का उत्तर है, बंशीधर मोहन की पढ़ाई लिखाई के विषय में चिंतित रहते थे। मोहन को नदी पार करके पढ़ने जाना होता था। जब रमेश मोहन को शहर ले जाने की बात करता है तो उसकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह कथन कहा गया। तीसरा प्रश्न था, किस आशय से कहा गया? इसका उत्तर है, बंशीधर का आशय यह है कि जाति बिरादरी का यही लाभ होता है कि वह दुख तकलीफ में हर संभव प्रयास करके एक दूसरे की सहायता करते रहे। चौथा प्रश्न था, क्या इस वाक्य का आशय कहानी में स्पष्ट हुआ? उत्तर है, इस वाक्य में उद्देश्य इस कहानी में पूरा नहीं हुआ। बंशीधर आशान्वित थे कि मोहन बाहर पढ़कर बड़ा आदमी बनकर आएगा, परंतु रमेश अपने वादे को पूरा नहीं करते हैं। मोहन का भरपूर शोषण किया जाता है। पढ़ाई की फीस और रोटी के बदले में वह महज नौकर बनकर रहता है। ऐसा व्यवहार बिरादरी को सहारा देना नहीं है, बल्कि बिरादरी के नाम पर शोषण करना है। अगला प्रश्न है, पाठ में काट छांट कर जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला दिया है खा पी कर। तो बच्चों, इसमें हमें 2 वाक्य बनाने हैं और खा पी कर शब्द का प्रयोग करना है। पहला है, हम लोग खा पी कर खेलने चले गए। दूसरा वाक्य बनेगा, मोहन सुबह खा पी कर स्कूल जाता है। दूसरा वाक्य दिया है उठा पटक। पहला वाक्य बनाएंगे, मास्टर जी के आते ही बच्चे उठा पटक करना बंद कर देते हैं। दूसरा वाक्य है, पापा ने बच्चों से कहा कि ज्यादा उठा पटक मत करो, शांत बैठो। तीसरा शब्द है उलट पुलट। इसमें वाक्य बनेगा, धनराम लोहे की छड़ को आग में उलट पलट रहा था। अगला वाक्य है, चोरों ने घर के सारे सामान को उलट पलट कर रख दिया था। अगला शब्द है पढ़ लिख कर। इसमें वाक्य है, बंशीधर को आशा थी कि मोहन पढ़ लिख कर गरीबी मिटा देगा। दूसरा वाक्य है, मास्टर जी ने कहा था कि मोहन पढ़ लिख कर एक दिन स्कूल का नाम रोशन करेगा। पांचवा शब्द है थका मांदा। वाक्य बनाएंगे, थके मांदे व्यक्ति को नींद जल्दी आती है। दूसरा वाक्य है, जब मोहन थका मांदा घर पहुंचता था तो उसके पिता उसका उत्साह बढ़ाने के लिए पुराणों की कथाएं सुनाते थे। तो इस तरह से बच्चों कुछ वाक्य और शब्द दिए थे जो हम पाठ्य पुस्तक में से हमें छांटने हैं और इसी तरह के वाक्य बनाने के लिए आते हैं, उसे हम बनाएंगे। अगला प्रश्न है, गलता लोहा कहानी में चित्रित सामाजिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। अथवा इसे इस तरह से पूछ सकते हैं, कहानी का मूल उद्देश्य अथवा शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, पहला उद्देश्य, शेखर जोशी की कहानी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को उभारती है। समाज के अंदर जातिगत संकोच, भेदभाव की वृत्तियां आज भी हैं। आधुनिक समय में हम जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की बात अवश्य करते हैं, पर जातीय स्वाभिमान हर व्यक्ति के अंदर है। कहानी में धनराम और मोहन उच्च जाति और एवं निम्न जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसी ही सोच भी रखते हैं। इसी संकीर्णता के कारण उच्च जाति वर्ग द्वारा निम्न जाति वर्ग से ज्यादा संबंध नहीं रखे जाते हैं। लेकिन कहानी के अंत में मोहन
जातिगत भेदों को मिटाने का प्रयास करता है। दूसरा उद्देश्य यह है कि आज का सामान्य वर्ग प्रतिभा संपन्न होने पर भी पिछड़ रहा है। उसकी गरीबी, उसकी विवशता उसका मार्ग रोक देती है। शासन प्रशासन द्वारा भी उच्च जाति के नाम पर कोई सहायता नहीं मिलती है। कुशाग्र बुद्धि तथा प्रतिभावान होने के बाद भी वह निराश है, कुंठित है। गलता लोहा और बालक में समानता की गई है। जिस प्रकार लोहे को आग में गलाकर उसे मनचाहे सांचे में ढालकर वस्तुएं निर्मित की जा सकती हैं, परंतु अंत में लोहा अपना गुण, जो उसका नैसर्गिक गुण है, सख्त रहना, नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार बालक का मन है, लेकिन उसके वास्तविक गुण अवश्य उभर कर आते हैं। गलता लोहा कहानी में मोहन कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए सेवक बनता है, लेकिन उसमें प्रतिभा प्रारंभ से अंत तक बनी रहती है। कहानी के अंत में अपनी निपुणता दिखाकर छड़ को गोल करने में धनराम की भी सहायता करता है और अपनी प्रतिभा तथा कुशाग्र बुद्धि को सिद्ध करता है। प्रश्न नंबर 6 है, गलता लोहा कहानी के आधार पर मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर है, मोहन के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, प्रतिभावान। मोहन प्रतिभावान छात्र है। वह तीव्र और कुशाग्र बुद्धि का बालक है। पढ़ाई लिखाई में अव्वल दर्जे का होने के साथ साथ अच्छा गायक भी है। त्रिलोक सिंह मास्टर जी कहा करते थे, मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। दूसरी विशेषता है कुलीन व निर्धन। मोहन उच्च जाति में जन्मा कुलीन निर्धन ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन उसमें संस्कारों की कोई कमी नहीं है। उसमें उच्च कुल होने का अभिमान भी नहीं है। हर संभव सबका हाथ बटाता है। नंबर 3, संघर्षशील। मोहन अपने विद्याध्ययन को पूर्ण करने के लिए हर प्रकार से संघर्ष करता है। नदी पार करके पैदल 4 मील स्कूल जाता है। रमेश के घर का नौकर बनकर भी अपने अध्ययन को जारी रखता है। नंबर 4 है सहनशीलता। मोहन विवश होकर भी सारी परेशानियां चुपचाप सहता है। वह स्वभाव से शांत, गंभीर, मौन और सहनशील है। वह नौकर बनना स्वीकार कर लेता है, परंतु अपने पिता से रमेश के दुर्व्यवहार के बारे में नहीं बताता है। वह पिता की ओर से चिंतित भी रहता है। अब बच्चों, जो कहानी हमने पढ़ी है, तो हम कहानी के विषय में भी थोड़ा सा जानेंगे कि कहानी विधा क्या है। कहानी, किस्सा, कथा या गाथा, हम उसे एक ही रूप में कह सकते हैं। कहानी गद्य की विधाओं में सबसे प्राचीन विधा मानी जाती है। इसमें किसी एक पात्र, घटना का विवरण होता है। यह उपन्यास विधा का लघु रूप है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है तथा एक बैठक में हम पाठक इसे पढ़कर पूर्ण कर सकता है। इसमें उपन्यास की अपेक्षा कौतूहल या जिज्ञासा चरम पर होता है। तो बच्चों, तात्पर्य यह है कि कहानी बहुत पुरानी है। इसमें यह उपन्यास से छोटी होती है, पात्र कम होते हैं, एक ही घटना या एक ही व्यक्ति का या एक ही स्थान का चित्रण किया जाता है। लेकिन उपन्यास में जो जिज्ञासा है वह कम होती है और कौतूहल कहानी में अधिक होता है। जो तत्व उपन्यास में पाए जाते हैं वही कहानी के भी तत्व होते हैं। अब कहानी की परिभाषा जो दी गई है, प्रेमचंद ने ये परिभाषा दी है, कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही कहानीकार का उद्देश्य होता है। बच्चों, हम इसमें कहानी के विकास क्रम को जानेंगे, किस तरह से कहानी का विकास हुआ और कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, साथ में उसमें भी चर्चा करेंगे। पहले विकास क्रम के अंतर्गत, वैसे बच्चों आपको मालूम होगा कि ये जो गद्य की विधाएं हैं भारतेंदु युग से इनका प्रारंभ हुआ है। इसके पहले जो इतिहास रहा है हिंदी का, उसमें केवल काव्य की ही रचना की गई है।
गद्य विधाएं भारतेंदु युग से प्रारंभ हुई हैं। तो पहला युग है भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इस युग का नामकरण किया गया। इनका समय है, इस युग का समय है 1850 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा था द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक। तीसरा था प्रेमचंद युग 1920 से 1936 तक। और चौथा है प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से वर्तमान समय तक। इसी तरह से जो कहानी के तत्व है, पहला है कथानक या कथा वस्तु। बच्चों, इस कहानी में हमने आपको संक्षेप में कहानी सुनाई थी या पाठ का सार सुनाया था, उसे हम कथानक या कथा वस्तु के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा, कहानी में तत्व होता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो इसमें बंशीधर, मोहन, धनराम, रमेश आदि कई पात्र का चित्रण किया गया है। तीसरा है संवाद कथोकथन। कहानी विधा में संवाद संभवतः कम होते हैं, लेकिन कहीं कहीं संवाद आते हैं। जैसे मास्टर जी का कथन है कि मोहन आगे जाकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। तो इस तरह से कथन भी इसमें दिए रहते हैं। भाषा शैली, भाषा सरल, सहज और पात्रों के अनुकूल है। देश काल या वातावरण आधुनिक युग में लिखी हुई कहानी है और यह आधुनिक परिस्थितियों को दर्शाती है। जो आधुनिक समस्या है सामान्य वर्ग की, उस समस्या को उन्होंने शेखर जोशी ने दर्शाया है। उद्देश्य, इस कहानी का उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से उस समस्या को सुलझाना कि एक निर्धन परिवार का बच्चा पढ़ाई लिखाई के लिए आगे नहीं बढ़ पाता है, उसकी कुशाग्र बुद्धि कुंठित कैसे होती है और परिस्थितियां किस तरह से सहायक होती है। तो इस तरह से संक्षेप में हमने कहानी के तत्व जाने। प्रमुख कहानीकारों में पहले है शिव प्रसाद हिंद, जिनके द्वारा राजा भोज का सपना कहानी लिखी गई। दूसरा है किशोरी लाल गोस्वामी, इनकी कहानी है इंदुमती। तीसरी रचना है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखी गई, इनकी कहानी है ताई रक्षाबंधन। चौथे कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने 3 ही कहानियां लिखी और ये 3 कहानियों से ही प्रसिद्ध हुए हैं। उनमें है उसने कहा था, ये इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी है। बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। अगले लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद के नाम से बच्चों आप सब परिचित होंगे। पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, कफन आदि कहानियों के नाम आपने सुने भी होंगे और कहानियां पढ़ी भी होंगी। छठवें लेखक है जयशंकर प्रसाद। इन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर कहानियां लिखी हैं। आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी आदि। अब बच्चों, अभ्यास के लिए आपके लिए प्रश्न है। आपको एक विज्ञापन बनाना है। विभिन्न व्यापारी अपने उत्पाद बिक्री के लिए अनेक तरह के विज्ञापन बनाते हैं। आप भी हाथ से बनी किसी वस्तु की बिक्री के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाइए जिससे हस्तकला का कारोबार चल सके। ये बच्चों आपको स्वयं करना है और एक विज्ञापन तैयार करना है। इस तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में नए पैटर्न के द्वारा भी पूछे जाएंगे।